अब तक हमने देखा कि अभिक सभी के साथ खाना खाकर होटल से बाहर टहलने आ जाता है। अभिक पर होटल ही एक रूम में रह रहा शख्स नजर रखे हुए था। जिन सब से बेखबर अभिक अपने पास औषधि की शीशी देखकर दिनेश जी और रामकमल जी को देने के लिए चला जाता है। दिनेश जी की दुकान पर जाकर अभिक दिनेश जी को औषधि दे देता है और उसके बारे में बताता भी है। तब जाकर दिनेश जी उस औषधि को अपने पास रखते हैं और अभिक से अगली बार औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ने पर अपनी दुकान पर आने के लिए कहते हैं और अपना नंबर भी देते हैं। अब आगे दिनेश जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर दिनेश जी का नंबर नोट कर लेता है और उनसे रामकमल जी से मिलने का बोलकर नमस्ते करके चला जाता है। अभी शाम के 7 बजे थे। नंबर का महीना खत्म होने को था और अभिक अभी भी बस एक लूज टी शर्ट और हल्की सी पेंट में था। उस बाजार में अभी भी काफी भीड़ भाड़ थी। दिल्ली तो वैसे भी रात दिन जागने वाला शहर है, लेकिन वहाँ पर भी सभी ने जर्सी स्वेटर वगैरह कुछ न कुछ डाला ही था। मगर हमारे अभिक महाराज को तो ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा था। तभी अभिक अचानक ही रुक जाता है और एक चाय की दुकान की तरफ बढ़ जाता है। ये चाय की दुकान रामकमल जी की ही है। रामकमल जी और उनका बेटा दोनों ही दुकानें में मौजूद थे। रामकमल जी का बेटा चाय बना रहा था तो वहीं रामकमल जी गिलास निकाल रहे थे। रामकमल जी को काम करता देख अभिक उनकी दुकान पर जाकर मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी एक कप चाय मिलेगी। रामकमल जी एक जानी पहचानी आवाज सुनकर नजर उठाकर देखते हैं तो अभिक को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभिक अब पहले से कई गुना सुंदर और अच्छा लग रहा था। तभी रामकमल जी अभिक को मुस्कुराता हुआ देखकर जल्दी से गिलासों को छोड़कर अभिक के पास जाते हैं और अभिक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, अरे अभिक तुम यहाँ इस समय और तुमने कोई जर्सी वगैरह भी नहीं पहनी, ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो चलो जल्दी से अंदर चलो और अंदर जाकर बैठो। इतना कहकर रामकमल जी अभिक की बात बिना सुने ही अभिक का हाथ पकड़कर उसे अपनी चाय की दुकान में ले जाते हैं और एक छोटी सी लकड़ी की बेंच पर बैठाते हुए कहते हैं, अब तुम यहीं बैठे रहना, कहीं हिलना मत और बस 2 मिनट रुको, अभी चाय आ रही है। इतना कहकर रामकमल जी अपने बेटे पवन से बोले, पवन बेटा जल्दी से 2 कप चाय लगा दो और हाँ जल्दी करना। पवन जी भी रामकमल जी की और अभिक की बातें सुन रहे थे, इसलिए वह बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देते हैं। रामकमल जी भी पवन जी को हाँ करता देख अभिक के पास चले जाते हैं और अभिक से कहते हैं, अभिक तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस समय अपने घर में होना चाहिए था ना। तो फिर अभिक रामकमल जी को खुद की इतनी चिंता करता देख मन में बोला, ये दादाजी भी ना मेरी ऐसे फिक्र करते हैं जैसे कि मैं इनका खुद का पोता हूँ, और वह भी तब जब आज मैं इनसे दूसरी बार ही मिल रहा हूँ। सच में दादाजी आप बहुत अच्छे हैं। अभिक यही बातें अपने मन में बोले जा रहा था। तभी वह दादाजी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी मैं आज ही गांव से शहर आया हूं और भी बस 2 दिन के लिए, क्योंकि इन 2 दिन में मेरी स्कूल की तरफ से एक प्रतियोगिता है और जब मैं यहाँ आ ही गया था तो मैंने सोचा कि आपसे भी मिल लेता हूँ। अभिक की बात सुनकर रामकमल जी मुस्कुरा जाते हैं और अभिक से कहते हैं, लेकिन बेटा जब तुम हमारे पास आ ही रहे थे तो कोई शॉल स्वेटर या जर्सी पहन लेते। तुम्हें पता है ये सर्दी का मौसम बहुत खतरनाक होता है और खासकर यह आती हुई और जाती हुई सर्दी। रामकमल जी की बात सुनकर अभिक बोला, दादाजी मैं तो बस टहलने निकला था और जब मैं इस तरफ आ गया तो मेरा मन नहीं हुआ वापस होटल जाकर कुछ लेने का, और वैसे भी मुझे बचपन से ही कम ठंड लगती है। अभिक के इतना कहते ही रामकमल जी के बेटे पवन भी चाय ले आए थे और वह चाय अभिक को चाय देते हुए बोले, माना कि तुम्हें ठंड कम लगती है लेकिन ये गर्मा गर्म चाय पी लो, फिर तो तुम्हें ठंड लगना तो दूर छू भी नहीं सकती। इतना कहकर पवन जी भी मुस्कुराने लगते हैं और एक चाय का कप अभिक को और एक कप रामकमल जी को देकर वापस से अपने काम में लग जाते हैं। तभी अभिक जैसे ही एक चुस्की चाय की लेता है तो खुश हो जाता है और रामकमल जी से कहता है, पता है दादाजी जैसी चाय के यहाँ मिलती है ऐसी चाय तो मैंने आज तक कभी कहीं नहीं पी। माँ भी जो चाय बनाती है वह भी अच्छी होती है लेकिन इसके जितनी नहीं। इस चाय का एक घूंट पीते ही तब बदन को जैसे आराम सा मिल जाता है। फिर अभिक पवन जी से बोला, पवन अंकल चाय के लिए धन्यवाद, आप ना दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाते हैं। अभिक की बात सुनकर पवन जी मुस्कुरा देते हैं तो वहीं रामकमल जी भी मुस्कुराकर अपनी चाय पीने लगते हैं। अभिक भी कुछ ही देर में अपनी चाय खत्म कर देता है और रामकमल को चाय पीते देखते हुए उन्हें अपनी जेब से निकालकर औषधि की एक शीशी देता है और उस औषधि के बारे में जो अभिक ने दिनेश जी को बताया था वह सब अभिक रामकमल जी की भी बता देता है। रामकमल जी अभिक की बात सुनकर मुस्कुराकर वह औषधि अभिक से लेते हुए बोले, ठीक है बेटा ये दवा हम घर जाकर खाना खाने के बाद पी लेंगे। वैसे एक बात तो हम पूछना भूल ही गए,
रामकमल जी की बात सुनकर अभिक हैरानी से बोला, क्या दादाजी? तो रामकमल जी भी अपनी बात जारी रखते हुए बोले, यही कि तुम रुके कहाँ हो दिल्ली में, यहाँ तक तुम अकेले ही पैदल आए हो, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं है। अभिक रामकमल जी की बात सुनकर बोला, अरे दादाजी मैं ज्यादा पैदल चलकर नहीं आया हूँ। जहाँ मैं रुका हूँ वह जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 15-20 मिनट दूर ही है, द होटल सिल्वर मून। अभिक की बात कर दादाजी और पवन जी के साथ साथ उनके आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से अभिक को देखने लगते हैं। अभिक सभी की नजरें अपने ऊपर महसूस करता है तो रामकमल जी से कहता है, क्या हुआ दादाजी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अभिक की बात सुनकर रामकमल जी नॉर्मल आवाज में बोले, नहीं बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। वो क्या है ना कि हम लोग और यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग सभी बहुत साधारण परिवार से हैं और कम ही कमाते हैं। हम तुम्हारी तरह इतने बड़े होटल में कभी गए नहीं हैं। जाना तो दूर, हमने कभी उस होटल में जाने के बारे में सोचा भी नहीं है। बस अचानक ही दिल्ली के इतने बड़े होटल का नाम सुनकर सभी का ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया। रामकमल जी की सारी बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोली, अरे दादाजी मैं भी तो एक साधारण परिवार से हूँ। नहीं साधारण नहीं, बल्कि मैं तो खुद एक गरीब परिवार से हूँ। आज तक मैं तो खुद ऐसे होटल में कभी नहीं गया, बल्कि मैं घर से बाहर भी ऐसे अकेले और घूमने के लिए पहली बार आया हूँ। मैंने भी नहीं सोचा बार था कि मैं यहाँ इतने बड़े होटल में रहूंगा। वह तो ये होटल स्कूल वालों ने बुक कराया है, ले रहना पड़ रहा है। अभिक की बात सुनकर कुछ देर रुकने के बाद रामकमल जी एक लंबी सांस लेकर अभिक से बोले, वैसे क्या तुम इतनी दूर से यहाँ हमसे मिलने आए थे? रामकमल जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, दादाजी मैंने आपसे वादा किया था ना कि जब भी मैं यहाँ आया करूँगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, और वैसे भी मैं आपके यहाँ की चाय को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आ गया। अभिक की बातें कर रामकमल जी को कुछ हल्का सा महसूस होता है, लेकिन तभी रामकमल जी अभिक की ओर देखकर बोले, लेकिन तुम चाय पीने इतनी दूर क्यों आए हो? चाय तो तुम्हें वहाँ भी मिल जाती और वहाँ तो महंगी वाली मिलती। तो फिर इससे आगे की बात रामकमल जी अधूरी छोड़ देते हैं। तो वहीं अभिक रामकमल जी की बात और उनकी भावनाओं की बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए अभिक रामकमल जी को समझाते हुए बोला, अरे दादाजी माना कि मुझे वहाँ चाय मिल जाती और शायद महंगी वाली ही मिलती, लेकिन उस चाय में आपकी दुकानी की चाय का स्वाद नहीं होता। वहाँ मुझे चाय तो मिल जाती लेकिन आप थोड़ी मिलते, इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। अभिक की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर रामकमल जी का मन तो भर ही आया था। आज तक उन्हें कभी किसी ने ऐसे कहा ही नहीं। उन्हें अभिक को देखकर बिल्कुल अपने पोते जैसा फील होता था। वैसे भी रामकमल जी को कभी पोते पोतियों का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। अभिक रामकमल जी को भावुक होता बोला, दादाजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अभिक की बात सुनकर रामकमल जी आंखों में नमी लिए अभिक की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ, बस आंखों में पानी आ गया था। वो क्या है ना, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही पोते से मिल रहा हूँ, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, सब उस ऊपर वाले की ही देन है। हर किसी के जीवन में पोते पोतियों का सुख नहीं होता। ये सुख तो मेरे नसीब में भी नहीं था, लेकिन अब तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो तुम हमारे अपने ही बच्चे हो। अभिक सुनकर रामकमल जी की बातें सुनकर और उनकी आंखों की नमी की देखकर एकदम से चहकते हुए कहता है, अरे दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूँ ना आपका पोता। जब मैं आपको दादाजी बोलता हूँ और मानता हूँ तो मैं तो आपका पोता ही हुआ ना। अब ना आपके आंसू बंद कीजिए, मुझे आप हंसते हुए हो अच्छे लगते हैं। अभिक की बात सुनकर रामकमल जी मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उन्हें तो अपने पोते पोतियों का बचपन देखना था, उनके साथ खेलना था। अभिक रामकमल जी को बहुत पसंद था। वह आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग था, लेकिन रामकमल जी यह भी जानते थे कि अभिक उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकता। वह तो बस ऐसे कभी कभी उनसे मिलने आता रहेगा। ऐसे उनके पोता पोतियों की कमी थोड़ी ना पूरी हो जाएगी। अब हमारे रामकमल जी भी क्या करे, उनका सपना तो हर बूढ़े दादा दादी की तरह ही था, लेकिन उनका ये सपना पूरा ही नहीं हो पा रहा था। अभिक और रामकमल जी की ये सारी बातें पवन जी भी सुन रहे थे और वह अपने पिता की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। वह भी अपने बच्चे चाहते थे, लेकिन हर कोशिश, हर मेहनत और हर इलाज नाकाम हो रहा था। पिछले 12 सालों में उन्होंने कितने प्रयास किए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं कोई आसार ही नहीं नजर आया। अब तो पवन जी ने भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। उन्हें पता था कि वह कभी संतान सुख नहीं भोग पाएंगे, और यही एक ऐसी परेशानी थी जिससे रामकमल जी का पूरा परिवार परेशान था।
तभी राम कमल जी अभिक से बोले, अच्छा बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, लेकिन अब तुम्हें भी जाना चाहिए क्योंकि कल तुम्हें प्रतियोगिता के लिए जाना है, और अगर तुम ऐसे ही इतनी सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के बाहर रहे तो तुम्हें जरूर ठंड लग जाएगी। इसलिए तुम अब ज्यादा रात होने और ठंड बढ़ने से पहले अपने होटल चले जाओ। राम कमल जी की बात सुनकर अभिक हाँ में सिर हिलाता है और घड़ी में समय देखता है तो इस समय 8:30 हो रहे थे और 15 से 20 मिनट तो उसे होटल पहुंचने में भी लग जाते, इसलिए वह भी वहां से जाने ही ठीक समझता है। अभिक उठकर पवन जी को चाय के पैसे देता है तो राम कमल जी पैसे लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अभिक जबरदस्ती पवन जी को पैसे देकर और राम कमल जी के पैर छूकर और पवन जी से नमस्ते करके उनका आशीर्वाद लेकर होटल की ओर चला जाता है। अभिक औषधीय जड़ी बूटियों वाले बाजार से निकल चुका था और एक सुनसान रोड पर आ गया था। ये रोड होटल सिल्वर मून की तरफ जा रही थी और यहाँ पर भीड़ भाड़ या कोई घर वगैरह नहीं थे, क्योंकि होटल सिल्वर मून को बनाया ही इसलिए था ताकि लोग शहर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक के से दूर खुले आसमान में चमकते सिल्वर मून के साथ और नेचर के साथ रह सके। अभिक उस सुनसान इलाके से जा रहा होता है, तभी उसे कुछ आदमियों की आवाजें आती है। शायद उन आदमियों ने शराब पी रखी थी, जिस कारण वह अजीब से तरीके से बात कर रहे थे। वह सब झूलते टुलते चले जा रहे थे। तभी अभिक आगे बढ़ता है तो उसे एक आदमी की आवाज आती है, अरे मैडम, तुम भी हसीन, रात भी हसीन और ये नशा भी हसीन, ऐसे हसीन मौके को क्यों गंवा रही हो? आज इस रात की हम सब मिलकर और भी हसीन बना देंगे। ओह माँ, कहाँ जा रही हो? जरा पास आओ, पीछे ना जाए। हा। एक और मी अपनी लड़खड़ाती जुबान में कुछ कह रही था। ऐ मैडम, तुमको समझ नहीं आता है क्या? हम और हमारे के लोग तुमको कब से रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं और तुम हो कि सुनने का नाम नहीं ले रही हो। तुमको पता नहीं है कि हमारा गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर हम चाहे तो 1 मिनट में तुमको यहाँ से उठा लेंगे और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। अब क्या होगा आगे? क्या राम कमल जी का सपना पूरा हो पाएगा? क्या पवन जी को बच्चे का सुख मिल पाएगा? कौन थे ये लोग और किससे मैडम मैडम कहकर बातें कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वे लोग? क्या अभिक पड़ेगा इस झमेले में? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते ही द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर दिल।